अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज बात होगी दो टॉप स्टोरीज पर। एक तो जैसे आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड एशिज टेस्ट का डे 2 था, उसके ऊपर बात होगी। और इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो डिसाइडर कल खेला जाएगा विशाखापट्टनम में, उसमें बात होगी कि क्या टॉस फैक्टर रहने वाला है, मतलब ड्यू अपना रोल प्ले करेगी कि नहीं करेगी, दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, और विराट कोहली का जो विशाखापट्टनम में जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि क्या वो एक कंसेक्यूटिव थर्ड 100 बनाने की पोजीशन में है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो एशिज सीरीज जारी है, आज उसका सेकंड टेस्ट का डे 2 था। और आज देखना यह था कि इंग्लैंड के बॉलर्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं जैसे कि आपने प्रीवियस टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में देखा कि ट्रेविस हेड ने जब उनके अगेंस्ट अटैकिंग क्रिकेट खेली तो बिल्कुल बेबस नजर आए। आज भी ऐसा लगा कि इंग्लैंड के जो बॉलर हैं वो सिर्फ एक जिद में, एक अना में बॉलिंग कर रहे थे। जितने भी बॉलर आए सब ने शॉर्ट पिच बॉलिंग करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की। वो ये भूल गए कि शायद वो किसी, उन्हें शायद ये ज़हन में था कि वो किसी एशियन साइड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं खेल रहे। भाई ऑस्ट्रेलिया इन सारे हरबों का बड़े अच्छे से हैंडल करना जानता है। एक तो वो हमेशा से, उनके जो लड़के हैं वो ग्रो अप किए हैं इस तरह की कंडीशन में, वो बाउंसी ट्रैक पर खेलते हैं, उन्हें कट शॉट पुल शॉट खेलने आते हैं। आप देखें इंग्लैंड आउट होने के बाद जब आया है बॉलिंग करने के लिए, तो पहले सेशन में इंग्लैंड बॉलर्स इस कदर वेवर्ड थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप देखें इतनी थर्ड मैन पर बाउंड्रीज लगी हैं, इतने अपर कट मारे हैं जैक वेदरऑल ने और इसी तरीके से एक जो ट्रेविस हेड ने, कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतने ज़्यादा शायद ही कभी लगे हों। और दूसरी तरफ अगर आप बेन स्टोक्स की कैप्टनसी को देखें तो वो भी बड़ी शॉकिंग किस्म की थी कि वो पीछे फील्डर लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। यानी कि थर्ड मैन पर इंग्लैंड ने फील्डर नहीं लिया, लेकिन वहाँ पे 100-150 रन पूरे दिन में उन्होंने खा लिया होगा, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदली। तो इससे पता चलता है कि शायद कोई जिद बहस है जिस तरह की क्रिकेट खेली गई इंग्लैंड की तरफ से, और उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। आप देखें वाजे, अगर आप कंपैरिजन करें इंग्लैंड की बैटिंग का और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का, तो आपको एक चीज समझ आएगी कि उनका हर लड़का रन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का। एशिज शुरू होने से पहले हम कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग फॉर्म में नहीं है, अब ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के सारे बैटर फॉर्म में है। जैक वेदरऑल 70 रन कर जाते हैं, लेबस चेन आते हैं वो 50 कर देते हैं, इसी तरीके से स्टीव स्मिथ आते हैं वो 60 कर जाते हैं, 45 जो है वो कैमरन ग्रीन कर जाते हैं, 46 करके जो एलेक्स कैरी खड़े हैं। मतलब इंग्लैंड की तरफ से तो एक ही बड़ी इनिंग्स आई और वो जॉय रूट की तरफ से आई। उसके अलावा 76 क्रॉले के थे, इसके अलावा 31 हैरी ब्रूक और 38 फिर जाकर जोफ्रा आर्चर के थे। बात व्यूवर्स ये है कि इंग्लैंड डाउन है और इंग्लैंड ने अपनी गलतियों की वजह से जो है वो लीड दी है अभी तक ऑस्ट्रेलिया को 44 रन की। 2-3 दफा इंग्लैंड के पास मौका था कि वो ऑस्ट्रेलिया को दबाते, लेकिन उन्होंने खुद गलतियां करके खुद दब गए। आप देखें जब बैटिंग कर रहे थे तो एक सिचुएशन ऐसी थी जब 200 से प्लस रन बना चुके थे, 4 विकेट डाउन थे, कि वहां पर एक बड़ा स्कोर लगाते, लेकिन फिर कोलैप्स हो गए। उसके बाद आज जब दिन आया तो आज ऐसा मौका आया कि शुरू तो बहुत मार खाई, उसके बाद जब कमबैक किया, यानी कि जब उसमें कैमरन ग्रीन बोल्ड हुए और उन्होंने भी लूज शॉट खेली, और फिर एक वक्त आया कि 300 समथिंग पर 6 हो गए ऑस्ट्रेलिया के, वहां पर 3 से 4 कैच छोड़ दिए ऊपर नीचे। एलेक्स कैरी का कैच छोड़ा, माइकल नेसर का, जॉश इंग्लिश का। तो बात यह है कि बार बार आपको मौका मिलता है, लेकिन आप जो है अपनी पुअर फील्डिंग से, कभी अपनी पुअर बॉलिंग से, कभी अपनी पुअर शॉट सिलेक्शन से मैच को जो है हाथ से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत आउट क्लास क्रिकेट खेल रहा है। मैं समझता हूं कि इंग्लैंड अपने पोटेंशियल के मुताबिक भी क्रिकेट नहीं खेल रहा है और इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन जो है वो कमबैक कर रहे हैं। और अब वाज़े तौर पर उन्होंने 44 रन की लीड ले ली है। और अब जो सिचुएशन है उसको देखकर ऐसा लगता है कि अगर मॉर्निंग में आकर अर्ली ऑन विकेट ना गिरी तो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो 100 की लीड ले सकता है ऑस्ट्रेलिया। और 100 की लीड लेने का मतलब यह है कि सेकंड टेस्ट भी इंग्लैंड के हाथों से गया, क्योंकि देखिए अगर 100 की लीड ऑस्ट्रेलिया लेगा तो आपको कम से कम 300 प्लस रन करना होगा कि आप लास्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को 250-260 रन का टारगेट देने की पोजीशन में हो। अब उसको करने के लिए जो सबसे बड़ा मसला है, अगर आप दोनों टीम्स की जो बॉलिंग कंपैरिजन अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप देखें कि एक अकेले मिचेल स्टार्क को ही आप नहीं पकड़ पा रहे, वो 6 विकेट फिर ले गए। उन्होंने वसीम अकरम का टेस्ट क्रिकेट का जो है वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मतलब और इसके अलावा जो उनके बॉलर हैं, कम से कम वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते जितने इंग्लैंड के बॉलर एक्सपेंसिव रहे हैं। आप देखें सबसे अच्छी बॉलिंग करने वाले जो बॉलर हैं, यानी कि इकोनॉमी के लिहाज से वो जोफ्रा आर्चर हैं, जिन्हें तकरीबन 3.25 के इकोनॉमी से जो है वो रन पड़ी है। अच्छा, उसके अलावा जो बॉलर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, यानी कि 3 विकेट्स लिए हैं ब्राइडन कार्स ने, उनको तकरीबन 7 के इकोनॉमी से रन पड़ा है, 17 ओवर में 113 रन।
आज इसी तरीके से 2 विकेटें लेने वाले बॉलर है बेन स्टोक्स, उन्हें 6 के इकोनॉमी से तकरीबन रन बढ़ दिए। तो आपने विकेट तो लिए लेकिन रन इतनी ज्यादा, 57 ओवर में 290 रन हो गया था ऑस्ट्रेलिया का। तो मैच तो वहीं आपके हाथ से निकल गया था कि यानी कि तभी समझ आ रही थी कि भाई लीड जाएगी जाएगी। फिर एक मौका आपके पास आया था लेकिन कैचेस छोड़कर आपने वो मौका भी गवा दिया। अब व्यूअर्स, कल के दिन की अगर प्रेडिक्शन की जाए तो मैं समझता हूं कि जो मैच जिस तरफ जा रहा है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया 100 रन की लीड ले लेगा और इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है इस लीड को उतारना और रन बनाना, क्योंकि वो जिस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं उसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ है कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उन्हें समझते हैं कि इनको वेवर्ड बॉल करो, ऑफसाइड द ऑस्टम गेंद करो, आगे खिलाओ तो ये खुद ही आज देके जाएंगे। दूसरी तरफ इंग्लैंड के जो बॉलर हैं वो मुसलसल वो गेंद कर रहे हैं जिसको ऑस्ट्रेलियन बैटर ज्यादा कंफर्टेबल खेलते हैं और ज्यादा अच्छा खेलते हैं। और आज वेदराल्ड की इनिंग्स तो बहुत ही शानदार थी, मतलब डेब्यूटेंट यानी कि पिछले मैच में थे और अच्छा खेले। अब अगर बात की जाए जो कल सीरीज डिसाइडर खेला जाएगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। 2-0 से साउथ अफ्रीका ने टेस्ट में डिफीट दी, अब 1-1 से ओडीआई बराबर किए हुए है। तो देखिए विशाखापट्टनम में मैच है, ड्यू फैक्टर डेफिनेटली होगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी बॉल करने का फैसला करेगी। अगर दोनों टीम्स की बात की जाए कि प्लेइंग 11 और स्ट्रेंथ की, दोनों टीम के पास नो डाउट एक्सीलेंट बैटिंग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है जब सेकंड टाइम कोई टीम खेलती है तो सामने वाली बॉलिंग बिल्कुल बेबस हो जाती है। फिर गलती का चांस जो है वो सारा का सारा रहता है बैटिंग टीम पे कि वो अगर गलतियां ज्यादा करे फिर ही मैच हाथ से जाता है। जैसे पहले ओडीआई में साउथ अफ्रीका हारा, तो मैं समझता हूं कि कल भी टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया अब तक 20 लगातार टॉस हार चुका है, जरूरी नहीं है कि कल भी इंडिया टॉस हारे। अगर इंडिया टॉस जीतता है तो मैं समझता हूँ वो चेस पर जाएगा और चेस करना है, जितना भी टारगेट साउथ अफ्रीका बनाता है 300 समथिंग, तो वो चेस करना उनके लिए इजी रहेगा। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा कोई रन कंसीड हो जाए। तो अगर प्लेइंग 11 देख ली जाए दोनों टीम्स की, तो जो साउथ अफ्रीका है वो सेम टीम के साथ रह जाएगा। टोनी डिजोर्जे जो है वो आपको पता है पिछले मैच में जो है वो इंजरी की वजह से जो है वो चले गए थे, रिटायर्ड हो गए, तो उनकी जगह मुझे ज्यादा चांस है कि वो फिट नहीं है, तो उनकी जगह रियान रिकेल्टन खेलेंगे। इंडिया की अगर बात की जाए तो प्लेइंग 11 में शायद वाशिंगटन सुंदर की जगह जो है वो खेल सकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर का जो रोल है एज अ स्पिनर वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है जब आप ड्यू फैक्टर आ जाता है। तो नीतीश कुमार रेड्डी कहीं ना कहीं आपको जो फास्ट बॉलिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं। अदरवाइज जो बैटिंग आग खिलाई गई है वो बैटिंग मुझे लगता है सेम ही रहने वाली है, उसमें कोई खातिर खा चेंज होने की जरूरत है नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल के मैच में कोहली एक दफा फिर स्पेशल है, क्योंकि विशाखापट्टनम में 587 रन बना चुके हैं और बड़ी शानदार वहां पर उनकी एवरेज है, 100 भी बनाए हैं उन्होंने। तो एक दफा फिर एक बैटिंग पैराडाइज पर उन्हें मौका मिलेगा, तो देखना ये है कि क्या वो कंसेक्यूटिव 100 बनाने का यानी कि रिकॉर्ड बनाते हैं कि नहीं, यानी कि लगातार तीनों मैचेस में 100 करने का। तो इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया अगर चेस पर जाता है तो इंडिया के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, क्योंकि बैटिंग तो इंडिया की दोनों मैचों में क्लिक की है। इंडिया को अगर प्रॉब्लम हुई है तो वो डिफेंड करने में हुई है, और वो डिफेंड करने में इसलिए हुई है कि इंडिया ने, जैसा कि मैंने पहले मैच में भी कहा था जब इंडिया जीता था, कि इंडिया ने जो अपनी बॉलिंग है वो इतनी हल्की खिलाई हुई है कि यानी कि इनएक्सपीरियंस बॉलर है। आप देखें बुमराह जो है वो तो खेलते नहीं है ओडीआई, इसके अलावा शामी को आपने बाहर किया हुआ है, तो मतलब अच्छा सिराज को भी आप नहीं खिलाते। जो लड़के मतलब आपके एक्सपीरियंस बॉलर हैं आप उन्हें मौका ही नहीं देते, आप खिलाए जाते हैं उन्हीं लड़कों को, मतलब जो अभी जिन्हें जुमा जुमा 8 दिन हुए खेलते हुए और वो इतने ज्यादा ज्यादा रन कंसीड कर रहे हैं, उनसे वो डिफेंड भी नहीं हो पा रहा और क्रूशियल मूवमेंट पर बॉल भी नहीं हो रहा। एक कुलदीप बेहतर गेंद करता हुआ नजर आता है या अर्शदीप सिंह, तो जाहिर है आप दो बॉलर से तो मैच नहीं जीत सकते ना। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि कल के मैच में तो खैर ऐसा कोई बड़ी चेंज बनेगी नहीं, क्योंकि बॉलिंग में है ही ये लड़के और कोई इतनी ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, मुझे लगता है कि फिर हाई स्कोरिंग गेम होगी, इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए भी साउथ अफ्रीका को डिफीट देना, क्योंकि साउथ अफ्रीकन बैटर्स जो है फॉर्म में है और ज़ाहिर है रियान किल्टन टोनी डिजोर्जी की जगह आएंगे, तो हो सकता है ओपनिंग स्लॉट पर एक दफ़ा फिर वो जाएं। तो अच्छा मैच देखने को मिलेगा और इंडिया हर सूरत ये मैच जीतना चाहेगा, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज भी जीत लेता है तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा इंडिया के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ इंडिया हार अफोर्ड नहीं कर सकता कल के मैच में, और खासतौर पे अपने घर पर। देखिए अगर आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो आपको डिफीट हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर अपने घर में टेस्ट भी हारना ओडीआई भी हारना ये बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ लम्हे फिक्री है इंडियन क्रिकेट के लिए भी। तो देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।